क्या सोच है, क्या स्ट्रेटेजी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, भाजपा से उमेश तिवारी जी और कांग्रेस से आनंद तारण जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। राजेश जौहरी जी, पहले तो आपसे ही समझेंगे क्योंकि आप बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सीधी नजर रखते हैं, तो देश के हर मामले पर संघ प्रमुख का बयान, हरिद्वार से साधु संतों के बीच से पैगाम कि 10-15 साल में अखंड भारत का सपना साकार होने वाला है, और अब एक नई बहस का जन्म। कैसे देखेंगे इन सबको? महेंद्र जी, आज मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, तो कई बार क्या होता है कि अपन ये तो नहीं कहेंगे कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है पब्लिक फोरम पे क्या कहा जाता है, उसका क्या मतलब निकलेगा और उसका उद्देश्य क्या होगा, वो एक अलग चीज रहती है। लेकिन थोड़ा सा हमको डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी कि आज की डेमोग्राफी जो है भारत की, आज भारत में 138 करोड़ जनसंख्या है, पाकिस्तान में 22 करोड़ है और बांग्लादेश में 16.5 करोड़ है। तीनों को मिला लेंगे तो 176.5 करोड़ है। और आज जो भारत की पॉपुलेशन का जो एक परसेंटेज है, हालांकि वो बातें अपने को करनी नहीं चाहिए ऐसे फोरम पे, पर लगभग वैसे 14-15% कहा जाता है, लेकिन लगभग 30 करोड़ हमारे यहाँ मुस्लिम जनसंख्या है। और अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं 176 करोड़ में, तो ये 68.5 करोड़ हो जाएगी, जो कि 39% हो जाएगी, यानी कि लगभग 40 से थोड़ी सी कम। एक तो ये बात है। ये अपन ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये तो आंकड़े हैं। आपको समझना पड़ेगा, दर्शकों को समझना पड़ेगा कि इससे क्या होगा, और हम सब समझदार हैं इस मामले में। दूसरी बात यह है कि हमको रीजन समझना पड़ेगा कि जब जब भी भारत का बंटवारा हुआ, चाहे वो अफगानिस्तान बना, चाहे म्यांमार बना, चाहे श्रीलंका हमसे अलग हुआ, चाहे जो भी हुआ, वो क्यों हुआ। तो अगर हम बहुत पुराना नहीं जाएंगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो रिलीजन के कारण ही गए हैं, धर्म के कारण गए, जिसमें से ये दो देश तो 1947 में गए। और आप एक चीज सोचिए, जिस समय अफगानिस्तान गया था वो 1800 कुछ में, उस समय तो स्थितियां बहुत ही अच्छी रही होंगी। और 1947 में भी ना तो आज जिस तरह कट्टरवाद है, आज जिस तरह का जो एक तालिबान है, लश्कर तैयबा है, ISIS है, और जमाने के सैकड़ों संगठन हैं ऐसे जिन्होंने कट्टरता का बीज लगातार बो रहे हैं। ना तो 47 में उस तरह की बातें थी, ना तो अफगानिस्तान बनते समय वो बातें थी। आज कंडीशन बहुत ही अलग है बिल्कुल, कि हमें समझना पड़ेगा। और ऐसे में भागवत जी या कोई भी इस तरह की बातें करते हैं तो ये एब्सर्ड माना जाता है। एक और बात थी, संजय राउत जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है अभी कि पहले कश्मीरी जो वो पंडित बोल रहे हैं, पर कश्मीरी हिंदू, एक्चुअली उसमें सारी जातियां थी। तो पहले कश्मीरी हिंदुओं को रिहेबिलिटेशन कर दें, फिर हम सोचें कुछ भी। आज कश्मीर, बंगाल, असम, केरला, खालिस्तान, ये जो स्थितियां हैं हमारे सामने हैं। नक्सलवादियों ने लगभग 25% के आसपास पूरा भूभाग का जो हमारा क्षेत्र है उस पे ऑलमोस्ट उनका प्रेजेंस है। कुछ ना कुछ घटनाएं कभी बढ़ती जाती, कभी वो ग्राफ में कभी पीक पे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो इसके बजाय कि हम पूरे के पूरे भारत को रियूनाइट करें, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ स्थितियां हैं उसको पहले ध्यान दें। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले शर्जील इमाम ने एक बात की थी चिकन स्नैक की, जो बांग्लादेश और जो चाइना है उसके बीच में एक 16-18 किलोमीटर का एक छोटा सा जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, उसने उसके बारे में कही थी शर्जील इमाम ने। और शर्जील इमाम का हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इस पूरे इश्यू को पूरे देश को बता दिया कि इतनी बड़ी फौज को तो मालूम था, बड़े जितने रणनीतिकारों को मालूम था, पर अब एक आम जनता को भी मालूम पड़ गया कि हमारी बहुत सेंसिटिव जगह है। तो हम अपनी उस चिकन स्नैक को कैसे बड़ा करें, कैसे उसको मजबूत करें, कैसे हम नॉर्थ ईस्ट हमसे अलग ना हो। अब लेकिन आखिरी बात महेंद्र जी ये है कि हम आज जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक चलता है, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। तो हो सकता है कि भागवत जी किसी मनोवैज्ञानिक युद्ध के तौर पे, क्योंकि POK हमको लेना है, अक्षय चिन्ह लेना है, अगर उसको ध्यान में रखते हुए कोई उनका बयान होगा तो फिर हो सकता है ठीक है। लेकिन अगर ऐसी बातें नहीं है, अगर वो बात जो कह रहे हैं वही करना चाहते हैं, तो वो एब्सर्ड है और इम्प्रैक्टिकल बात है और लॉन्ग रन में नुकसान वाली बात। तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे लेंगे कंक्लूजन, लेकिन सबसे पहले आनंद तारण जी, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? अरे, अखंड भारत की कल्पना कोई बुरी नहीं, लेकिन अच्छा राजेश जी ने जो बोला निश्चित रूप से उन्होंने पूरी बातों को विस्तार से रखा, मैं उसमें हस्ताक्षर करता हूँ। लेकिन एक बात है,
पहले तो हमें अपने देश के लोगों को लेना पड़ेगा, पहले हमें अपनी प्रेम की धारा बहाना पड़ेगी सभी वर्गों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जो कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बन गई है, पहले हमें उन सबको जोड़ना पड़ेगा। हाँ। जब तक हम उनको जोड़ेंगे नहीं, जब तक उनको विश्वास में नहीं लेंगे, जब तक उन्हें राष्ट्रीयता का बात नहीं लेंगे, राष्ट्रीय तो सब है, लेकिन जिस तरह से हम खुद नफरत की बायर बो रहे हैं, उन सब चीजों को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, तब तक मोहन भागवत जी की परिकल्पना तो अधूरी रह जाएगी। लेकिन जो उनके अनुयायी हैं, जो जिनके कारण वो आज इतना सीन है मोहन भागवत जी के कारण, आज वो तो खुद जहर बो रहे हैं देश के अंदर, किस तरह की भावनाएं भड़का रहे हैं, किस तरह की चीजें उड़ेल रहे हैं। तो ये सब चीजें तो पहले मोहन भागवत जी उनको पाठ पढ़ाएं कि भाई पहले हम हमारी जो परिकल्पना उसको आप साकार करें। क्योंकि मोहन भागवत जी की एक अंग है, एक मोहन भागवत जी जिस पीढ़ी को बिलोंग कर रहे हैं, जिस संस्था को बिलोंग कर रहे हैं, उसी के पौधे अगर इस तरह से पुष्पमन करेंगे देश में, तो किस तरह से उनकी परिकल्पना साकार होगी। लेकिन हम तो चाहते हैं अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो। वो पूरा अखंड भारत जो एक सम्राट अशोक का, जो हम मानते हैं सम्राट अशोक से उसका प्रारंभ होता है, और अगर भारत में सब ये सब चीजें समाहित हो जाए तो कौन सी बुरी बात है, हम तो उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने जो बोला कि 25 साल 20-25 साल की बात करी उन्होंने बोला कि अगर हम उसमें सब मिलकर काम करें तो हम 10 से 15 साल में करेंगे। हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने बोला कि 15 दिन में भी कर सकते हैं, 2 महीने भी करते हैं, 6 महीने में। अभी मैंने राज ठाकरे जी का भी सुना, उन्होंने भी उसी बात की हम सबको ये। लेकिन मेरा मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि अगर हमें अखंड भारत की परिकल्पना करनी है तो हमें देश के पहले जो भी लोग हैं उनको एकता के सूत्र में जोड़ना पड़ेगा। जो जिस तरह की आज स्थितियां बना दी गई हैं, जिस तरह की चीजें बो दी गई हैं, जिस तरह की भावना भड़काई जा रही है, सबसे पहले हमें उसे समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हम उसको समाप्त नहीं करेंगे हमारी परिकल्पना अधूरी रहेगी। ये जो भागवत जी ने देखी सपना देखा है वो निश्चित रूप से साकार नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे देशवासियों में आपस में प्रेम होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, एकता के सूत्र। सरकार का काम है कि सरकार सबको एक साथ देखे, सबको एक आंखों से देखे, सबके साथ बराबर का व्यवहार करे। तो नहीं, अभी सरकार की बात नहीं हो रही जी। उमेश तिवारी जी, अनंत तारण जी ने जो बोला है क्या सोचते हैं, और जो संघ प्रमुख ने बोला है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस बयान के दूरगामी कुछ परिणाम सामने आने वाले हैं, या फिर ये बयान बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजेश जौहरी जी कह रहे हैं? परम पूज्य सर संचालक आदरणीय मोहन भागवत जी का जो कहना है दूरदृष्टिता की बात है, और ये होना है क्योंकि समय परिवर्तनशील है और सब देख रहे हैं। जितने हमारे पैनलिस्ट, चाहे जौहरी जी बैठे हों, चाहे तारण जी बैठे हों, देखिए आज भारत की ओर संपूर्ण विश्व एक टक निगाह से देख रही है। विश्व भारत सदैव विश्व के शांति की बात किया है। हम आप क्यों नहीं चाहेंगे कि अखंड भारत का निर्माण हो? अखंड भारत का निर्माण का मतलब यह नहीं है कि तलवारों के बल पे होगा। अखंड भारत का निर्माण इस हिसाब से हो सकता है, शांति के हिसाब से, क्योंकि भारत ने सदैव संपूर्ण विश्व को शांति, प्रेम, भाईचारे का संदेश दिया है। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनके कारण थोड़े बहुत माहौल गड़बड़ होता है, लेकिन उनका भी मन परिवर्तन होगा, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति जो है भारत आज आप देखो कि यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, लेकिन पूरा, चाहे अमेरिका की बात कर लो, चाहे अन्य अफ्रीका देश की बात कर लो, चाहे जापान की बात कर लो, सब भारत की ओर एक तक निगाह लगा के देखे हैं कि भारत इसमें शांति कायम कराए। इसलिए कि भारत देवों की भूमि है। यहाँ सदैव ही जो है हम आप सभी पूजन पाठ में शांति की बात करते हैं, शांति की कामना की, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यह भारत सदैव ही विश्व को जीने की कला, बौद्धिक कला, जितने विज्ञान इस भारत ने ही दिया है। और यह क्रम है, युग परिवर्तन समय भी चल रहा है, और आने वाले आदरणीय मोहन भागवत जी गलत नहीं कहे हैं। अपने आप लोगों का मन परिवर्तन होगा, अपने आप लोगों का विचार परिवर्तन होगा। जिनके अंदर कटुता है, जिनके अंदर जो है देश को तोड़ने का जो है मन चल रहा, वो सब अपने आप बदलेगा। और वास्तविक में मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 वर्षों में, वो तो ज्यादा समय कह रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 वर्षों में, 15 वर्षों में ही
यह भारत आप देखेंगे एक चित्र में फिर से पिरोया जाएगा। वो चाहे आप श्रीलंका की बात कर लें, चाहे आप नेपाल की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की, चाहे अफगानिस्तान की, ये सब देश अपने आप, क्योंकि क्या होता है एक रबड़ भी होता है ना, उसके एक तार तक खींच सकते उसके बाद वो टूट जाएगा। इसलिए व्यक्ति का परिवर्तनशील मन भी है, वह परिवर्तन होता है और शांति की खोज करता है। यहाँ तो गौतम बुद्ध जी, गुरु नानक जी, अशोक सम्राट जी, सबने शांति की बात किया है। अशोक सम्राट जी युद्ध किए, उसके बाद मार काट करने के बाद उनका भी मन परिवर्तन हुआ था, उसके बाद शांति की खोज की और शांति की स्थापना की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और आदरणीय मोहन भागवत जी का स्टैंड सही है, वो सही कह रहे हैं। और ये जितने भी हमारे देश के राजनीतिक दल है, ये सब चाहते हैं कि अखंड भारत बने। ऐसा नहीं है कोई नहीं, कोई दल ये तो आनंद जी भी कह रहे हैं कि चाहते हैं, लेकिन उमेश जी क्या ये संभव है? पहले आनंद जी कह रहे हैं, सबसे पहले राजेश जौहरी जी ने कहा कि पहले इंटरनल जो डिस्प्यूटेड मामले हैं या जो इंटरनल चैलेंजेज हैं भारत के, उनको निपटाने पर फोकस होगा कि अखंड भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यह दोनों एक साथ में चलेगा, क्योंकि मैंने आपसे पूर्व ही बताया कि प्रकृति जो है बैलेंस बना के चलती है। और ये जो सदी चल रहा है, यह भारत की सदी है। और भारत जब नेतृत्व करेगा तो संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना होगा, क्योंकि इस समय विश्व जो है अस्थिर की दिशा में चल रहा है। और बहुत अच्छा विषय भागवत जी बोले हैं, और इस पर सभी राजनीतिक दल को विचार करना चाहिए कि वास्तविक में शांति और प्रेम में जो है वो नफरत में है क्या? नहीं, उन्होंने एक बात और बोली कि हम शांति की बात करें लेकिन डंडा हाथ में लिए रहेंगे। नहीं, देखिए क्या है, सनातन धर्म संस्कृत सदैव हमारे देवी देवता भी आपने देखा होगा कि माँ दुर्गा जी भी शस्त्र धारण की है, भोलेनाथ जी भी त्रिशूल धारण किए हैं। यह सनातन धर्म संस्कृत जो है हम सभी को धर्म रक्षा हेतु, हमारा जो सनातन भूमि है इसकी रक्षा हेतु आज जीवित सनातन धर्म संस्कृत जीवित है ना। क्यों है? बहुत सारे आताताई है, बहुत सारे इस देश को गुलाम किए, लेकिन क्या हमको मिटा दिए क्या? मैं इसीलिए बोला कि अखंड भारत, यह 9 खंड के मन में अजनान खंड यह भारत है। इस भारत को कोई नहीं मिटा सकता। यह इसका पुनः जो है अब यू टर्न हो रहा है। यह देश जो है प्रकृति ने पुनः ले इसको विश्व गुरु इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी आनंद तारण जी, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो संघ प्रमुख ने बात कही है उसकी बिल्कुल बुनियादी तौर पर उस पर अमली जामा पहनाया जाएगा। उमेश जी तो कह रहे हैं, वो तो कुछ ज्यादा साल बोल रहे हैं और जल्दी भी ये सब देखने को मिल सकता है। अरे उमेश जी ने अगर बोला है तो मैं सबसे पहले तो मैं आज भगवान महावीर स्वामी की जयंती जी, तो सत्य अहिंसा की बात भगवान महावीर स्वामी ने की है, अहिंसा परमो धर्म की बात की है, उन्होंने जीव मात्र के कल्याण की बात की है, जीव मात्र के रक्षा की बात की है। वहीं आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने इस देश को संविधान को बनाया और उनकी पूरी टीम ने बनाया। निश्चित रूप से इन दोनों महापुरुषों को प्रणाम। और आज अगर हमारा संवैधानिक जो व्यवस्था चल रही है 75 वर्षों से, अगर आज देश की हम आजादी का 75 वर्ष भी हो जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जो संवैधानिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं भगवान महावीर स्वामी का जो आदर्श है उसको भी हमने आत्मसात किया। और अगर भगवान महावीर स्वामी का आत्मसात प्रेम का और शांति का और भाईचारे का रहा है, तो अगर भागवत जी और उनकी पार्टी, जिस पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, वो पार्टी अगर निश्चित रूप से अगर अहिंसा के मार्ग को अपनाती है और एक आंख से सबको देखती, दोनों आंखें से हर व्यक्ति को देखे, निश्चित रूप से हम अखंड भारत की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज जो चीजें सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने वाली आ रही हैं। तो ये जो भागवत जी ने सपना देखा है, उनको कम से कम ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए अपना संबल देना चाहिए, अपना वजन देना चाहिए, जो अखंड भारत की तरफ अपने आप को कुर्बान कर सकें। लेकिन जो आज सामने चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें दृष्टिगोचर हो रही, जो सामने दिख रही है तस्वीर, उससे कहीं नहीं लगता कि जो भागवत जी ने सपना देखा वो पूरा हो सकेगा। लेकिन हम तो कल्पना करते हैं कि अगर भागवत जी ने अखंड भारत की परिकल्पना की है तो वो साकार हो। लेकिन उसके लिए हमें बहुत बड़े दिल से सोचना पड़ेगा, हमें सबको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश गंगो जमनी तहजीब वाला देश है। सभी धर्मों का, सभी समाजों का, सभी वर्गों का साथ रख के और इस विकास के पथ में चलने वाला देश है। और सभी लोगों ने इस देश की आजादी में भी भाग लिया।
तो निश्चित रूप से अगर ये देश आज इतनी मजबूती के साथ खड़ा है, इतने थपेड़े खाने के बाद, उसमें हर वर्ग के लोगों की पूरी सहभागिता है। और मैं तो इस बात के लिए बहुत आगे बढ़ के बोलना चाहता हूँ। आप आजादी की बात कर रहे हैं, आप आजादी के जो लड़ाई हुई उसमें जो बलिदानी हुई उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन संघ प्रमुख सनातन धर्म की बात कर रहे हैं कि सनातन काल से जिस तरीके से चले आ रहे हैं, व्याधियां आती हैं और बाकी परेशानियां आती, लेकिन उन सब के बावजूद भी सनातन धर्म आज स्टिल है। राजेश जौहरी जी क्या कहते हैं कि जैसा उमेश तिवारी जी कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा समय बता रहे हैं, उन्हें तो लगने लगा है कि अब इस ओर चलने लगे हैं। राजेश जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर। जी अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। तो क्या आपका सवाल क्या था? जी उमेश जी कह रहे हैं कि अब तो हम इस ओर आगे बढ़ने लगे हैं, तो जल्दी भी देखने को मिलेगा। आनंद तारण जी वही बात दोहरा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आनंद तारण जी और उमेश जी, देखिए आशावादी होना गलत नहीं है। हमारा पूरा सनातन जो सिस्टम है वो सिखाता ही है कि हमको आशावादी होना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और वो सारी चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन आप एक बार प्रैक्टिकल होके देखिए, मतलब महेंद्र जी हम एक इंडिपेंडेंट और जैसे रिसर्च स्कॉलर के तौर पे बता रहे हैं, ये आप एज ए पत्रकार भी नहीं। तो अब आप देखिए कि ये सारी वैल्यूज 1930 को, जो अभी आनंद तारण साहब कह रहे हैं ना कि जो विश्व गमन हो रहा है, विश्व गमन या वमन ऐसा कुछ बोलते हैं, वो हो रहा है और वो बंद करना चाहिए, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। लेकिन 1930 को जब इलाहाबाद में जो मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर्स में जहां जहां पे मुस्लिम जनसंख्या है उसको अलग कर देना चाहिए, उसको एक मुस्लिम कंट्री बनानी चाहिए। तो 1930 में तो खूब भाईचारा था। गांधी जी जैसे इतने बड़े जो अहिंसावादी थे, उनके निर्देशन में पूरी लाखों करोड़ों की जनता चल रही थी। अब तो कोई किसी तरह की विश्वगमन नहीं हो रहा था। 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जब हजारों लोगों को मार दिया गया, तब भी कोई भाईचारा था, तब भी कोई समस्या नहीं थी। और 47 में जो हुआ वो हम में से किसी से छुपा नहीं है, एक बात। तो ये सब देखिए हमको समझना पड़ेगा। इस अपन एक सार्वजनिक चैनल पे हैं तो उस तरह की बातें डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पर समझने वाली बातें हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अभी जो कुछ तालिबान, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप तो अपने गुरु ग्रंथ साहब लो और निकलो, है ना, और उन्होंने सीधे बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थितियों में भगवान महावीर स्वामी की इतनी महान जो तारण साहब कह रहे हैं, हम तारण साहब से निवेदन करेंगे कि आप भारत की तरफ से तालिबान के पास महावीर स्वामी की टीचिंग लेके जाएं और उनको बोलें कि आप महावीर स्वामी की बात मानो। उसका जवाब क्या मिलेगा वो खुद देख लेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, है ना। तो अब सवाल ये है कि आप आज जो दुनिया है एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब पूरी दुनिया में लगभग ये मानते 70% वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस बहुत जबरदस्त वाला है। फ्रांस ऐसा देश था जो कि जिसने पूरी दुनिया को जो डेमोक्रेसी और प्रोग्रेसिवनेस का पाठ पढ़ाया, वो फ्रांस को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ रहे हैं आप देखिए। फ्रांस की गवर्नमेंट को, स्वीडन की गवर्नमेंट को और जितनी भी सरकारें हैं उनको क्यों लेना पड़ रहा है। हम सब तो उनसे बहुत पीछे हैं, अभी हमने वो सब समस्याएं देखी नहीं है जिस तरह की उनके साथ परेशानियां हो रही हैं। तो हमको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। भागवत जी को सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप ये जो ईस्ट में जो देश है इनको एक बार आप इकट्ठे कर लोगे तो चल जाएगा। इसमें जो ईस्ट की तरफ अपना नेपाल है, भूटान है और ईस्ट में जितने भी देश हैं, अगर हम इनको इकट्ठा कर लेंगे तो एक बार तो प्रैक्टिकल बात है। पर वेस्ट की तरफ हम जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ जाते हैं तो वो इम्प्रैक्टिकल सोच होगी। और लेकिन फिर भी अगर आप सब लोग आशावादी हैं, एक भारतीय होने के नाते हमारा भी और महेंद्र जी आपका भी विचार यही होना चाहिए, हमको तो सपोर्ट करना चाहिए भागवत जी की। नहीं बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और ये एक पहल है, उसका सपोर्ट सब कर रहे हैं, लेकिन वो कमियां खामियां भी गिना रहे हैं साथ में। जी राजेश जी, तो वही तो कहना है कि कमियां क्या है। हमने आपको इतनी प्रैक्टिकल बात बताई है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर है जो दुनिया में हम देख रहे हैं, आप उससे आंखें कैसे बंद कर सकते हैं। आपने शुतुरमुर्ग ने क्या करता है, शिकारी को देखता है तो वो अपनी गर्दन रेत के अंदर घुसेड़ देता है। दुनिया के एक बड़े संगठन का प्रमुख ऐसा बोले तो निश्चित तौर से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई प्लानिंग। हमने आपको बताया कि अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली बात है, और क्योंकि हमको देखिए पीओके किसी भी हालत में लेना है और हमें तो ऐसा लगता है कि 2024 के पहले पीओके अपने हाथ में आ जाएगा। जिस तरह की
जो विश्व परिदृश्य जैसा बन रहा है। तो अगर हमारी अक्षय केल ना भी आए, पीओके भी आ जाए, चीन ने भी अपना साथ दे दिया, चीन की सारी जो पाइपलाइन सब निकलती रही और अपने पास अपना कब्जा हो गया, तो हो सकता है कि अखंड भारत की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे और पूरी दुनिया से रोड से जुड़ जाएंगे। हम सीधे यूरोप अपनी कार से, यहाँ से महेंद्र जी कार उठाएंगे और यूरोप जा सकते हैं अपनी कार से, अगर पीओके हमारे हाथ में आ जाता है। बिल्कुल, दूरदर्शिता होना अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि एक विजन लेकर यदि कोई एक मिशन के तहत काम किया जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, फिलहाल ये चर्चा तो ऐसी है कि इसमें पूरी रात का वक्त भी हो जाएगा तो भी कम पड़ेंगे तथ्य और तर्क, लेकिन जो एजेंडा है